Hello guys, good morning. This is Maggie Raj here, and today I am going to get discuss about the electric field. So first of all, what is an electric field? Okay, so let's we discuss. This is a source charge. Source charge. Okay, and let me consider a test charge which is placed a displacement vector r from this charge. Let this is a point A and this is a point P. Okay, so just you think once, if this charge is absence, then what happened about capital Q? अगर ये चार्ज नहीं था, स्मॉल क्यू, सिर्फ कैपिटल क्यू है, तो क्या होगा? तो क्या इसके सराउंडिंग कोई फोर्स था? पहला क्वेश्चन। तो जब हम जानते हैं कि फोर्स, कूलॉमिक फोर्स, उसके लिए दो चार्ज होना मस्ट है, Q1 Q2। ओके, और यहाँ पर जब ये चार्ज एब्सेंट होगा, सिंगल चार्ज सोर्स चार्ज है, तब क्या होगा? तब इसके सराउंडिंग कोई फील्ड होगा, वही फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब वो कैसे डिस्कस करेंगे, किस तरीके से वर्क करता है, इन दैट्स पॉइंट जस्ट वी आर गोइंग टू गेट डिस्कस। सो लेट दिस टेस्ट चार्ज, बिकॉज दिस a negligible charge which is carrying to this source charge, surrounding this source charge, मतलब इस टेस्ट चार्ज को, इसलिए इसको टेस्ट चार्ज बोला गया है, बिकॉज ये चार्ज इसके इफेक्ट को, कैपिटल Q जो है सोर्स चार्ज, उसके इफेक्ट को टेस्ट करने के लिए लाया गया है, इसीलिए हमने इसको क्या किया, नेग्लिजिबल माना है। Okay, so whenever this negligible charge carrying surrounding this capital Q source charge, कहीं पर भी रख दें, यहाँ पर रख देते Q, कोई पॉइंट यहाँ मान लेते तो ये एरिया वेक्टर हो जाता, यहाँ पर P पॉइंट मान लेते, ये एरिया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाता, यहाँ पर Q रख देते, सराउंडिंग इसके कहीं पर भी रखते, तो जैसे ही दो चार्ज डेवलप बनेंगे, ग्रुप बनेगा, वैसे ही यहाँ पर फोर्स डेवलप हो जाएगा। ओके, so if Q means test charge, this charge test the effect of source charge. Okay, so due to this nature, its name is test charge. Okay, and source charge doesn't change its position, only test charge changes their position surrounding this source charge. Okay, so whenever this Q test charge that is negligible, okay, surrounding this source charge, then force develop, means F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। इट मीन्स देखते हैं, ये Q के प्रोपोर्शनल है। सो इफ दिस इज नेग्लिजिबल, सो F इज ऑल्सो नेग्लिजिबल। देख रहे हैं, अगर इस फॉर्मूले में हम 0.1 से मल्टीप्लाई कर दें तो फोर्स 0.1 टाइम हो गया। अगर हम इसमें 0.01 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0.01, इट मीन्स जैसा ये स्मॉल q वेरी करेगा, उसके अकॉर्डिंग ही ये फोर्स भी वेरी करेगा। सो इफ q इज नेग्लिजिबल, देन फोर्स इज नेग्लिजिबल। बट इसको अगर हम सॉल्व कर दें, F by Q इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q by R स्क्वायर। So this quantity F by Q represents some value. This represent some or any quantity, क्योंकि अब ये ओनली फोर्स नहीं होगा, ओनली
टेस्ट चार्ज नहीं होगा, इन दोनों का रेशियो कोई एक वैल्यू और होगी जो बिल्कुल which shows their property just like this coulombic force, उस फोर्स की तरह अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा। तो उस क्वांटिटी को ही फील्ड बोलते हैं, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने कहा था जब ये चार्ज नहीं होगा तो ये सोर्स चार्ज के सराउंडिंग में कोई फील्ड होगा, ओके, वही फील्ड है। अब तो यहाँ प्रेजेंस नहीं है स्मॉल क्यू, ओके। सो दिस क्वांटिटी रिप्रेजेंट a quantity whose name is electric field, okay, ये आया। Is it clear? So just look once again. This is a source charge capital Q and this is a test charge which is carrying surrounding the source charge at a displacement vector r, okay. So this test charge, its name is test because of it testify the effect of source charge। ये source charge के इफेक्ट को क्या करता है, वैल्यूएबल करता है, आंकता है कि क्या इसके इफेक्ट है, प्रभाव है। सो इफ Q is negligible then force is also negligible because this is directly proportional to Q। सो जैसे हम ये चार्ज लाएंगे यहाँ पर टू चार्जेस का एक ग्रुप बन जाएगा, इसकी वजह से फोर्स डेवलप होगा, और फोर्स जब डेवलप होगा तो ये चीज जो हमने मानी थी कि Q नेग्लिजिबल देन F नेग्लिजिबल, देन इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो F बाई Q एक क्वांटिटी बनेगी जो सिमिलर प्रॉपर्टीज फोर्स की तरह होंगी, क्योंकि फोर्स है। दैट्स क्वांटिटी नेम इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो व्हाट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड? सो व्हेनेवर a test charge carrying surrounding a source charge, then some types of field developed that is known as electric field, okay. So now this electric field E equals to F by Q, or you can also write this Q naught. Q is equals to Q naught, that's name is test charge, okay जी। because force is vector quantity, due to this electric field also a vector quantity, its unit will be Newton per coulomb, okay। सेकेंड यूनिट आगे यूज करेंगे, इसको वोल्ट पर मीटर भी यूज करते हैं। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, फोर्स की है mLt माइनस 2 एंड चार्ज की 80, सो इट विल बी इक्वल टू mLt माइनस 3 a माइनस 1 एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अब हम इस वेक्टर क्वांटिटी का भी डिस्कशन करेंगे कि अगर ये वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज vector quantity, then what will be its direction? So we will discuss about this in the properties of an electric field, okay. So this is only electric field, and this electric field doesn't depend upon small q. How? So whenever this is node, second this is a source charge, and whenever a test charge placed at some distance, this is point P. So here F by Q, that is equals to E equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. So in this formula just you are looking, E equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square means E directly proportional capital Q source charge, means it doesn't depend upon the test charge. Electric field doesn't depend upon the test charge, but it depends only the source charge, okay। तो ये source charge पर डिपेंड करता है, ये अभी हमने फॉर्मूला लिखा। तो इसको हम ऐसे भी बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन पॉइंट चार्ज, और आप ऐसा कह सकते हैं ड्यू टू वन चार्ज, ओके। सो इसका फॉर्मूला
ये आ जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग देखें तो ई जो है डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे कूलम्बिक फोर्स भी स्क्वायर रेसिप्रोकल लॉ को फॉलो करता था, इन द सेम प्रोसेस इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो follows the square reciprocal law. In the same way, we know that Coulombic force also follow the superposition law. The same process electric field will be followed the superposition law. We will discuss in further cases. So here, let me discuss about the graph of E and R. Graph between E and R. So we know that E प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। देखिएगा अगर हम ई और आर का कर्व ड्रॉ करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें ई की वैल्यू थी 9 इंटू 10.9 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए हम इसको कोई वैल्यू फिक्स मान लेते हैं, ई इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर। सो फाइंड आर इक्वल टू 0 देन ई इक्वल टू ए अपॉन 0 दैट इज अनडिटरमाइंड। ओके, मतलब जैसे ही r की वैल्यू 0 होगी तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी, a अपॉन 0 दैट इज अनडिटरमाइंड। मीन्स r यहाँ पर 0 हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगी इनफाइनाइट पे, तो ऐसे आएगी। एज वेल एज r की वैल्यू, जैसे r की वैल्यू हमने एक बार रखी 1r, ओके, सेकेंड टाइम में 2r रखेंगे तो यहाँ पर e की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन आर स्क्वायर। सेकेंड टाइम में हमने 2r रखी तो e की वैल्यू a अपॉन 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर। r की वैल्यू इसमें इंक्रीज कर रहे हैं 1r 2r 3r ऐसे ऐसे। तो देखिए फील्ड की वैल्यू जो आ रही है, पहले a बाई आर स्क्वायर थी, नेक्स्ट टाइम a बाई 4r स्क्वायर आ गई। अगर हम r की वैल्यू 3r पुट कर दें तो e की वैल्यू a अपॉन 9r स्क्वायर और कम हो जाएगा। मतलब ये धीरे धीरे डिक्रीज करता जाएगा। ओके, पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, ये वैल्यू इसकी थी, इसकी थी, इसकी थी, फिर ये आएगा 4r और कम आ जाएगा, ये आ गया, फिर ये धीरे धीरे लास्ट पर अगर r की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिट पे चले जाएं तो e की वैल्यू हो जाएगी a अपॉन इन्फिनिट मीन्स 0। तो फाइनली e की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 0 पर, तो ये कर्व ऐसा आएगा। ओके, सो वी कैन राइट दिस सिंपली, दिस इज अ ER कर्व। ओके, दिस टाइप ऑफ कर्व विल form in this way। okay, and if we take for some instant 1 by r square just a constant E versus 1 by r square, so this is electric field and this is 1 by r square, so that will be a straight line curve। okay, ध्यान रखिएगा। अब हमने 1 बाई आर स्क्वायर को जैसे एक क्वांटिटी मान ली, x मान लिया, k मान लिया, सो ई के कर्व एंड k इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर। सो ये कैसा है, y इक्वल टू एक्स टाइप का, और y इक्वल टू एक्स का कर्व कैसा होता है, ऐसा होता है। सिमिलरली स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ओके, सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड and distance from the source and point charges। okay, so let's discuss an example for an electric field। calculate electric field at a distance, calculate electric field at a distance 3 angstrom from helium nucleus। okay, so this is a helium nucleus 2He4 और चार्ज होगा इसका 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। दिस इज अ क्यूब। ओके, एंड दिस डिस्टेंस इज r इक्वल टू 3 एंगस्ट्रॉम माइनस 10 मीटर। हियर अ पॉइंट P, दिस इज अ A। सो कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। सो E इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 Q अपॉन r square, so E equals to 9 into 10 power 9 cube 3.2 into 10 power minus 19 upon r square,
9 इंटू 10⁻10 का स्क्वायर -20, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 3.2 इंटू 10 पावर माइनस का 10 और माइनस का 20, तो नीचे माइनस का 10 बचेगा, ऊपर आकर के प्लस का 10 हो जाएगा। सो इट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड 3.2 इंटू 10 पावर 10 न्यूटन पर कूलम। ओके, नाउ we are going to get discuss about the properties of an electric field. Properties of an electric field. So the direction, first property, the direction of electric field, we know that E is equals to F by Q or Q naught. So it also हमने डिस्कस किया था कि ये सिमिलरली उसी टाइप की क्वांटिटी जैसी फोर्स, तो अगर भी कोई भी कहीं पर भी ये कोई चार्ज है, मान लीजिए Q, ओके, और ये आपको मालूम है कि इन द इलेक्ट्रोस्टैट चार्ज रिमेन्स एट रेस्ट, रेस्ट पर होगा, तो ये चार्ज की पोजीशन है। इस पॉइंट पर अगर हम कहीं फोर्स की डायरेक्शन को शो करते हैं, देन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मींस टेंजेंट, दिस इज अ टेंजेंट एट दिस चार्ज and this tangent shows the direction of force. So the direction of force represents the direction of electric field. First property यही है कि अगर किसी पॉइंट पर चार्ज जहां पर है, उस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, स्पर्श रेखा खींचें, तो the direction of that tangent will represent the direction of force, and that will also represents the direction of an electric field. Okay, so first property. Second one is electric field lines doesn't intersect with each other. Okay, electric field lines never be intersect, because if they intersect, then there will form two direction, and that's be impossible. Okay, how? So let's be discuss electric field lines for positively charged. Okay, it's radially outward up to infinite. Okay, so for positive charge, electric field lines outward. Okay, and for negatively charged, if this is a negatively charged, so electric field line radial inward from infinite to inward in this way. Okay, so we can say that direction of electric field, ये point आया था फर्स्ट टॉपिक में, जैसे डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो व्हाट्स विल बी द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दिस इज अ फील्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड अप टू इनफाइनाइट, ओके, एंड फॉर नेगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ड फ्रॉम इनफाइनाइट। ओके, अब ये चीज है, ये देखिए स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ऐसे दिख रही हैं, अब ये कैसे होंगी, आगे इनके पाथ को भी हम डिस्कस करेंगे, बट फॉर एन इंस्टेंट अगर ये कोई दो चार्ज को नियरली प्लेस किया गया और वहां पर फील्ड को शो कर रहे हैं, तो ये ऐसे शो की जाएंगे, जैसे दिस इज अ प्लस Q1, दिस इज अ माइनस Q2। सो फॉर पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइन outward for positive charge, and for negative charge, for 1 second, this negative charge inward. Okay, here we seeing these field lines, electric field lines in the shape of curve, but no, electric field lines are in open curve form. ये ओपन लाइंस होती हैं, क्लोज नहीं, हम आगे डिस्कस करेंगे। दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच आर इन क्लोज लूप फॉर्म, बट नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके,
So electric field lines are in open curve form, not closed loop. Okay, so this, and now we are going to get discussed about the electric field due to the system of charges. Okay, this is also known as the superposition law for an electric field. Okay, so electric field due to system of charge. देखते हैं यहाँ पर कोई सिस्टम है, जैसे ये Q1, Q2, Q3, Q4, जैसे हमने सुपरपोजिशन लॉ फोर्स के लिए सॉल्व किया था. लेट दिस इज अ पॉइंट P where we will calculate the resultant electric field. Okay, so this is a system. Okay, so we can say that according to the superposition law, resultant field at this point, we can say that this is a resultant, E resultant field at any point due to the system of charges will be equals to the vector sum of individual fields due to the individual charges on that point. Okay, किसी भी पॉइंट पर अगर हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इन सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी इस निकाय में जितने भी चार्ज रखे हैं उनकी वजह से, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट फील्ड होगी वो इन सभी चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो फील्ड होगी E1P, E2P, E3P एंड E4P, इन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम के इक्वल होंगी 1P, 2P, 3P एंड 4P. दिस रिप्रेजेंट्स द सुपरपोजिशन लॉ फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, अब हम 1 से P तक के लिए R1P मान लें, 2 से P तक के लिए R2P मान लें, 3 से P तक के लिए R3P एंड 4 से P तक के लिए R4P. इस तरीके से हमने इनके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को भी मेजर किया. सो जस्ट रिमेंबर वंस अगेन, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये P पॉइंट है, इस पर हमने इस तरीके से रिजल्टेंट फील्ड लिखा है E रिजल्ट, और इनकी वजह से ये ऐसे हैं E1P, E2P, E3P एंड ये है E4P. तो इन सब का रिजल्टेंट जो होगा इन सभी फील्ड्स के वेक्टर सम के इक्वल होंगे. ओके, अब हम यही सॉल्व करने जा रहे हैं. वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r² इंटू r यूनिट वेक्टर. डायरेक्शन लिख रहे हैं इसलिए यूनिट वेक्टर के फॉर्म में शो कर देंगे. तो देखिए ई रिजल्ट क्या हो जाएगा, हर एक वैल्यू में 1/4πε0 होगा. ओके, और Q1 और R1 डिस्टेंसेस अलग होंगी, चार्ज अलग होंगे. सो Q1 अपॉन R1P² R1P कैप. अगेन क्या होगा, सेकंड वाले में RQ2 अपॉन R2P² R2P कैप प्लस Q3 अपॉन R3P² R3P कैप प्लस Q4 अपॉन R4P² R4P कैप. 4 चार्जेस लिए हमने, तो ऐसे कर देंगे. तो इसका रिजल्टेंट आप लिख सकते हैं ऐसे. तो E रिजल्ट इक्वल्स टू 1/4πε0 समेशन I इक्वल्स टू 1 to I इक्वल्स टू 4. 4 चार्जेस हैं, तो हम इसको ऐसे शो कर देंगे
क्यू आई अपॉन आर आई पी स्क्वायर आर आई पी टाइप। देखिए अगर 1 रखेंगे तो 1 1 1, 2 रखेंगे तो 2 2 2, 3 रखेंगे तो 3 3 3, 4 रखेंगे तो 4 4 4 आ जाएगा। चारों स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से हम सिस्टम ऑफ चार्जेस पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। एंड इफ दे आर प्रेजेंट n चार्जेस, सो हियर changes I equals to 1 to I equals to n charge present in this system, and rest part is similar. Okay, so due to this we will discuss the resultant field, electric field at the center of an equilateral triangle, center of the square, rectangle, vertices। इन सब पॉइंट्स पर रिजल्टेंट फील्ड सॉल्व करते हैं। हम एक एप्लीकेशन यूज करते हैं। ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड ए है, यहाँ पर चार्ज Q है और ये मान लेते हैं Q चार्ज है, ये Q चार्ज है। ओके, इनकी वजह से सेंटर पर हम रिजल्टेंट फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ये डिस्टेंस इक्वल होती हैं, R इक्वल टू a/√3 होता है। अब देखिएगा पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, तो O पॉइंट पर ड्यू टू दिस ABC, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर आउटवर्ड EA, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर देखिए ये चार्ज है और ये डिस्टेंस यहाँ पर निकालना है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो आउटवर्ड होगा, अगर ये निगेटिव होता तो ये इनवर्ड होता। क्लियर? सो इसकी वजह से ये आ जाएगा EB और इसकी वजह से आ जाएगा EC। चार्ज एंड डिस्टेंस सब के लिए सिमिलर है, तीनों फील्ड इक्वल होंगी। EA इक्वल्स टू EB इक्वल्स टू EC इक्वल्स टू E एंड दैट्स मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 9 × 10.9 Q अपॉन A²/3, a/√3 का स्क्वायर, a²/3। सो दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइनली नाउ वी विल डिस्कस द रिजल्टेंट बिटवीन टू। तो चाहे इसके बीच में निकाल लें, चाहे इसके बीच में, चाहे यहाँ, हर एक के बीच का एंगल इक्वल होगा 120 120 120। हम B और C के बीच का निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा EBC और ये बचेगा EA। हम B और C का रिजल्टेंट यहाँ पे निकाले ले रहे हैं, EC एंड EB। ये एंगल है 120, तो EBC आ जाएगा √ EB² प्लस EC² प्लस 2EB EC cos 120। 120 की वैल्यू होती है -1, सो इट विल बी इक्वल टू E² प्लस E² प्लस 2E into E -1/2। सो दैट्स विल बी इक्वल टू E² प्लस E² माइनस का E², सिंगल E² बचेगा, बाहर E आ जाएगा। ओके, अब क्या हुआ, इनका काम फिनिश हो गया। EBC बचा और क्या EA बचा। तो अब E रिजल्ट क्या आ जाएगा, EBC माइनस EA। दोनों अपोजिट हैं इसलिए माइनस होंगे। अगर ये कहीं सेम डायरेक्शन में होते तो ऐड कर देते हैं, तो E माइनस E resultant 0. So we can say that electric field will be 0 at the center if the magnitude and sign of the charges at the vertices will same. Okay? अगर इनके शीर्षों पर, वर्टिसेस पर जो चार्ज रखे हैं मैग्नीट्यूड में भी सेम हो एंड विद साइन, साइन भी सेम हो, तो सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0 होगी। अदरवाइज इनके मैग्नीट्यूड अगर चेंज कर दिए जाएं, ओके, तो यहाँ पर फील्ड चेंज हो जाएगी। कैसे? जैसे हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर 2Q हो गया, ये 2Q हो गया। ओके, सो अब जो है ये मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएंगे, EA EB EC। तो क्या अब रिजल्टेंट 0 आएगा? नहीं, अब 0 नहीं आएगा। तो बाकी सॉल्व करने की प्रोसेस सिमिलर इसी तरीके से होगी। ओके, सो दिस इज द एप्लीकेशन solving the resultant electric field at the center of an equilateral triangle. In the same way we can solve the electric field, resultant electric field at the center of an square and center of an rectangle. Okay, so now we are going to discuss the path of an electron.
in uniform electric field. Okay, so let there are two plates. This is positively plate and this is negatively. Okay, and here an electron E starts with horizontal velocity ux. Okay, ux equals to u. So here electric field attached from positive to negative. This, because of that electric field for positive charge outward and for negative inward. So field direction in this way. This electron entered in this uniform electric field and gradually it traveled a maximum y length in the y axis and x length in the horizontal. ओके, इसका ट्रैक जो होगा, पहले जब ये बाहर था इलेक्ट्रॉन तो उसका बात अलग था, लेकिन जैसे ही ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करेगा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना इफेक्ट वर्क करने लगेगा. ओके, सो जब ये फील्ड वर्क करेगा तो इसके पाथ में कुछ चेंजमेंट आएगा. सो हमने ऐसे कुछ कर दिया. अब ये क्या था, ये यहाँ तक भी जा सकता था, ये यहाँ तक भी आ सकता था, लेकिन मैक्सिमम कितना जाएगा, एट द एज ऑफ दिस प्लेट, इस प्लेट के लास्ट तक जा सकता है. तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लेकर के सॉल्व कर रहे हैं. ओके, सो हियर इन द हॉरिजॉन्टल, इन हॉरिजॉन्टल this speed, horizontal speed equals to distance upon time. Let t time taken by the particle by this and this electron. So u equals to x by t. So t equals to x upon u. This is time. Okay, and in this time y equals to uy t plus half at square, and you know that here electron entered with the horizontal velocity. So here uy equals to 0. Okay, and a equals to f by m, and f, the value of f, e equals to f by q, and q for an electron is small e, so f equals to e into capital E. So we can say that a equals to e capital E upon m. Okay, so putting all these values in equation 2. So y equals to 0 plus 1 by 2 e capital E by m into t square, and t is x by u whole square. So it is equals to 1 by 2 e by m capital E upon u square x square. So first of all, if this whole value is constant, for instance if we take this value is constant, so y equals to, this is a x square, where a is a constant and its value is e capital E upon 2mu square. So this represents the second degree of an equation. Second degree means quadratic, and quadratic equation represents the parabolic path. Okay, quadratic equation represents the parabolic path. So we can say that this electron attempt the parabolic path in the uniform electric field. In which way? Just like, look here, in the horizontal track, this particle, this electron starts with horizontal velocity. So we calculate this speed equals to distance upon time, then t equals to x by u. And the vertical direction, this vertical velocity is 0 because electron entered with the horizontal velocity. Okay, so this, and for acceleration for this, a equals to f by m, and f, the value of f is small e and capital E. So e capital E by m. So putting this value
acceleration and time. So y is equals to this. So finally if we take this is as constant, so y equals to ax square. So it follows the quadratic equation or second degree equation, and any second degree equation follows the parabolic path or any parabola. So we can say that path of an electron is parabolic. Okay, so after this, just looking 1 second, y equals to 1 by 2 e by m capital E x square by u square, or we can say that t square. So this is 2y upon x square is equals to e by m, and if this value is constant, so we can say that e by m equals to, this is a dash y, or e by m proportional y. So this is specific charge mass ratio which directly proportional to the vertical displacement. ओके, अगर इस टाइप का कहीं क्वेश्चन दे दिया जाए, ऐसे कई सारे पार्टिकल दे दिए गए, ये है, ये दे दिया गया, ये दे दिया गया, ठीक है, ये जस्ट मिडिल लाइन है, यहाँ ए बी सी ऐसे कर दिया गया, देखिएगा। What is the order of E by M for A, B and C? A, B, C पार्टिकल के लिए ऑर्डर क्या होगा, देखिएगा, ऐसे हैं ये, मान लीजिए। तो देखिए A का जो डिफरेंट ये डिस्प्लेसमेंट है YA, B का है YB और C का है YC। तो देखिएगा ये मिडल लाइन थी, C पॉइंट जो है प्लेट के बहुत ही नियरर है और B जो है थोड़ा सा गैप है कंपैरिजन टू C। सो वी कैन से दैट YC इज ग्रेटर YB। ओके, और ये दोनों के कंपैरिजन में YA क्या है, स्मॉलर है, YC इज ग्रेटर देन YB और YB इससे भी ज्यादा बड़ा है, इट मीन्स ऐसा कह सकते हैं ग्रेटर देन YA। A जो पार्टिकल है सबसे स्मॉलर है और C जो है सबसे ज्यादा है, B जो बीच में लाई करता है। सो दिस सीक्वेंस बनेगा डिस्प्लेसमेंट, एंड वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट ऑर्डर जो होता है E by M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। सो वी कैन से दैट, सो दैट E by M for the particle C greater E by M particle B greater E by M particle A. This will be order. Okay, so this is the path of an electron in the uniform electric field. Okay, by this we can solve also time taken. So we can solve this time. So y equals to uyt plus half at square. So vertical velocity is 0 here, uy equals to 0. Then because of electron or any particle entered with the horizontal velocity, so we can say that y equals to 0 plus 1 by 2 at square. So 2y upon a equals to t square. So we can say that t equals to 2y upon a, and we know that a equals to E capital E by M. So for an electron this will be electron and mass of electron, and if you use this proton then it will be proton and mass of proton. So in this way we can calculate time taken by the particle in the uniform electric field. Okay, thank you and have a nice day.